डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कीबोर्ड 4th एडिशन कंप्यूटर साइंस ऑक्सफोर्ड सिलेबस उसका चैप्टर नंबर 10 आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो पिछले जितने भी चैप्टर हैं उनकी वीडियोस आप देख चुके हैं। क्लास 7 की कंप्यूटर साइंस की प्लेलिस्ट में इसकी तमाम वीडियोस तरतीब के साथ मौजूद हैं। तो चैप्टर नंबर 10 डिजिटल सिटीजनशिप, ठीक है। थोड़ा सा नया टॉपिक है। अगर तो सेकंड टाइम यानी 6 में भी आपने ये बुक पढ़ी है एडिशन, तो फिर आपके लिए ज़्यादा मज़ेदार होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं भी पढ़ी तो फिर भी ये जो चीज़ें यहाँ पे बातें आपको बताई जाएंगी, डिजिटल सिटीजनशिप, ठीक है। तो यानी एक तो सिटीजनशिप है, आप पाकिस्तान के शहरी हैं। एक डिजिटल सिटीजनशिप है कि आप डिजिटली भी एक शहरी हैं, एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, आपकी एक शनाख्त है। तो उसके जिस तरह पाकिस्तान में रहते हो आपके कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ आपके राइट्स हैं। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर भी आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं और कुछ राइट्स हैं। उन्हीं का जिक्र आज की वीडियो में करेंगे। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है, बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसको ज़रा गौर से देखिएगा, ना सिर्फ इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हाट विल आई लर्न? You will learn to identify ways to protect against malicious activities or behavior in the digital environment. Digital environment से मराद यहाँ पे इंटरनेट की बात ही हो रही है। इंटरनेट के ऊपर आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे आपको बचा सकते हैं, सारी की सारी जो बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ए ग्लोबल विलेज ड्यू टू द इंटरनेट। इंटरनेट की वजह से जो है ये ग्लोबल विलेज बन चुका दुनिया पूरी। पहले ये था जब इंटरनेट नहीं था, एक शहर का दूसरे शहर से रब्ता, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से रब्ता बहुत जो है मुश्किल से होता था। लेकिन इंटरनेट आने से आपको अपने जो पड़ोसी है, घर के साथ जो पड़ोसी है, उसकी हो सकता खबर हो या ना हो। कनाडा में बैठे अपने किसी रिलेटिव की, किसी फैमिली मेम्बर की, किसी दोस्त की आपको हो सकता है गायब गाय अपडेट मिल रही हो। तो ये होता है ग्लोबल विलेज बन चुका है। ये देखें आपको विलेज की शक्ल दी है ग्लोबली। यहाँ पे इंटरनेट, मुख्तलिफ डिवाइसेस, ये सारा आपको बताया गया। पीपल आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट अराउंड द ग्लोब, यानी अराउंड द ग्लोब पूरी दुनिया में इंटरनेट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। यानी ये वाली वीडियो मेरी आप पाकिस्तान में बैठ के देख सकते हैं, कनाडा में बैठ के देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये वीडियो देख सकते हैं। तो यही इंटरनेट के फ़ायदे हैं। इंटरनेट हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेसेसिटी बिकॉज इट इज़ ओनली कनेक्ट्स यू विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। ये एक हाउस होल्ड नेसेसिटी बन गई। जिस तरह घर की बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, इस तरह इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से आपको कनेक्ट करता है, बट इनेबल यू टू गेन नॉलेज एंड स्किल अबाउट अ वास्ट वैरायटी ऑफ थिंग्स एज वेल एज गेट इन्फॉर्मेशन फ्राम द एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ना सिर्फ दोस्तों के साथ कनेक्ट होते हैं, फैमिली मेम्बर के साथ, बल्कि बहुत सारा नॉलेज और स्किल भी आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर देखते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ आप देख के स्किल भी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू एस्टेब्लिश देयर बिजनेस। जो बिजनेसमैन है उनको अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने में भी बहुत मदद मिलती है। बिजनेस से मुराद है कि अपना मुख्तलिफ प्रोफाइल, फेसबुक, लिंक्डइन, इसके ऊपर अपने बिजनेस को भी प्रमोट करके मुख्तलिफ बिजनेस भी आपने देखा अब ऑनलाइन ही चल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वाई एंड हाउ ड्यू टू इंटरनेट द वर्ल्ड बिकम ग्लोबल विलेज। कैसे ग्लोबल विलेज बन गया, ये पूरे का पूरे वैसे जवाब में आता है, लेकिन इसको शार्ट करके लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिजिटल सिटीजनशिप, जो कि टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है। डिजिटल सिटीजनशिप रेफर टू द रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय एनीवन हु यूज़ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, एंड डिजिटल डिवाइसेस टू एंगेज विद सोसाइटी एट एनी लेवल। किसी भी लेवल पे, चाहे वो छोटे लेवल पे है, एक फेसबुक अकाउंट है या उसके कई ऐप्स के ऊपर अकाउंट है, जिस लेवल पे भी इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना, उसने टेक्नोलॉजी का ऐसा मिस यूज़ नहीं करना जिससे उसको अपना नुकसान भी हो और किसी दूसरे का नुकसान भी हो। तो एक्सप्लेन द टर्म डिजिटल सिटीजनशिप, एक्सप्लेन टर्म को एक्सप्लेन करना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। अब वर्ड इंटरनेट की बात हो रही है तो उसका सीखना ज़रूरी है कि इंटरनेट जो है वो क्या होता है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी स्मॉल नेटवर्क। छोटे छोटे नेटवर्क का एक बड़ा नेटवर्क है। इट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, यूजली इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर भी होता है। यूजली नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं और राउटर होते हैं, केबल्स देखते हैं आप, सैटेलाइट देखते हैं, स्विचेस देखते हैं, एंड मैनी मोर जो है पूरे सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक नेटवर्क बनता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो डिफाइन इंटरनेट, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब बन जाएगा। तो डिड यू नो में आता है, नासा रिसीव रिसेंट इमेज फ्रॉम मार्स थ्रू इंटरनेट। यानी नासा ने जो लेटेस्ट इमेज रिसीव की है मार्स की, वो थ्रू इंटरनेट ही उसने वसूल की है। तो ये आपका पहला पेज कवर हो गया, पेज 129। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगले पेज पे चलते हैं। इंटरनेट पढ़ा, अब इंट्रानेट पढ़ते हैं। इंट्रानेट एंड इंट्रानेट ऑन द अदर हैंड इज़ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क।
इंटरनेट एक लोकल या एक रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क होता है। रिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क इसलिए होता है कि इनेबल पीपल टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक इंटरनेट है, तो उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट में हर बंदा शामिल हो सकता है, लेकिन इंटरनेट में हर बंदा शामिल नहीं हो सकता। जिसको एक्सेस है एक लिमिटेड एक ख़ास एरिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो बंदा जो है वो अपने आप को इस्तेमाल या उसमें शामिल हो सकता है। तो ये इंटरनेट होगा। तो डिफाइन इंटरनेट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जवाब होगा कि इंटरनेट क्या होता है। अब असल में तो ये क्वेश्चन जो है सही बनाया उन्होंने कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट के दरमियान जो डिफरेंस है वो लिखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब नोट करें। तो ये इंटरनेट और इंटरनेट के डिफरेंस जो है वो यहाँ पे बयान किए हैं। इंटरनेट ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि हमने 5वें चैप्टर में पढ़े हैं, चौथे में, TCP IP टू लिंक डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। यानी जितनी भी डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड है इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, सारी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ग्लोबल सिस्टम बन जाएगा। जबकि इंटरनेट होता है ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विद एन इंटरप्राइज। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही शामिल हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और बंदा शामिल नहीं हो सकता। ए पब्लिक नेटवर्क, यानी कोई बंदा भी शामिल हो सकता है। प्राइवेट नेटवर्क, इसमें हर बंदा शामिल नहीं हो सकता। एनीवन कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कोई भी बंदा इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है इंटरनेट से कनेक्ट होके। ओनली द यूज़र ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्सेस, जो यूज़र है जिसको अथॉरिटी मिली हुई है वही इसकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। लेस सिक्योर, ये लेस सिक्योर है, हर बंदा यहाँ पे शामिल हो रहा है, इसकी सिक्योर भी कम ही होगा, ज़्यादा सिक्योर नहीं होगा। मोर सिक्योर, ये ज़्यादा सिक्योर होगा कि उसमें बहुत लिमिटेड से लोग शामिल होंगे। एक ग्लोबल सिस्टम एंड इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, ये ग्लोबल सिस्टम है, इसके नंबर ऑफ यूज़र बहुत ज़्यादा है, लाखों करोड़ों बिलियन मिलियंस में इसके यूज़र बनेंगे। स्मॉल नेटवर्क है, इसके जो यूज़र हैं वो भी लिमिटेड होंगे, बहुत कम लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, वही इसके यूज़र कहलाएंगे। हैज़ मोर ट्रैफिक बिकॉज इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, इसमें ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक से मुराद ये जो गाड़ियों पे चलने वाली ट्रैफिक नहीं, ट्रैफिक से मुराद है इसको यूज़ करने वाले लोग कितने हैं। इसको यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि ये ओपन नेटवर्क है। हैज़ मिनिमम ट्रैफिक, इसकी ट्रैफिक मिनिमम होगी, थोड़ी मकदार में होगी, क्योंकि एक कंपनी के अंदर जितने नंबर होते हैं इसके मुकाबले में तो बहुत थोड़ी होगी। तो ये इसका डिफरेंस आपको आ सकता है। तो आपने ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है, तो कम से कम 5 पॉइंट तो इसके आपको याद होने चाहिए। आगे देख लेते हैं। डिड यू नो ए यूनिक नेम ऑफ द वेबसाइट ऑन इंटरनेट फॉर इजी रिकग्निशन इज कॉल्ड ए डोमेन। डोमेन नेम के बारे में भी चौथे चैप्टर में आई थिंक डिटेल से बात हो चुकी है कि यूनिक नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, इंटरनेट के ऊपर डोमेन नेम कहलाता है। जैसे कि www.oup.com.pk, इन दिस एड्रेस OUP इज़ अ डोमेन नेम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ये इसकी डोमेन नेम है। डोमेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, उससे वेबसाइट का पता चलता है कि वेबसाइट किस बारे में। तो ये अगर आता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डोमेन, डोमेन को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको पहले भी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा वेबसाइट को देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस यूजुअली कंटेन लिंक्स टू ईच अदर एंड मेड अवेलेबल ऑनलाइन बाय एन इंडिविजुअल। एक ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होते हैं, काफ़ी सारे वेब पेज आपस में लिंक्ड होते हैं ईच अदर, और अवेलेबल होती है ऑनलाइन बाय इंडिविजुअल। कोई भी बंदा, यानी ये OUP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ये वेबसाइट है कि इसको कोई भी बंदा दुनिया में किसी भी हिस्से पे बैठ के कर सकता है, यानी किसी के ऊपर पाबंदी नहीं कि ये वाला मुल्क देख सकता है, ये वाला मुल्क इसको नहीं देख सकता। तो ये वेबसाइट कहलाती है। ये होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की होती है, गवर्नमेंट की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है, यानी इंडिविजुअल, यानी एक इंडिविजुअल की भी हो सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है। इंडिविजुअल के बाद मेरी एक वेबसाइट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यानी ये OUP ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है। या गवर्नमेंट की नादरा की वेबसाइट है, पासपोर्ट वालों की एक अपनी वेबसाइट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। जनरली इट contain information regarding one specific topic and represented by unique domain name on the internet online। यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में हो सकती है, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वेबसाइट है तो ये इसकी बुक्स के बारे के मतलब की होगी, या उसके एम्प्लॉय के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब होगी, बाकी इसमें हर चीज़ की डिटेल नहीं होगी। नादरा की है तो उसकी नादरा के मतलब डिटेल होगी, पासपोर्ट ऑफिस वालों की है तो पासपोर्ट ऑफिस वालों के बारे में इसमें डिटेल होगी। यूनिक होती है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। अगर अब सवाल बनता है डिफाइन वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक इसका जवाब बनेगा। एग्जाम्पल आपके दे देनी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, OUP की, जो कि जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट 3 तरह की हो सकती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए, सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट, वेबसाइट विद इन्फॉर्मेशन और पीस ऑफ हिस्ट्री विच रिमेन सेम एंड डज नॉट रिक्वायर रेगुलर अपडेट। ऐसी वेबसाइट जो स्टैटिक है, जिसको रेगुलर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री की जो बातें हैं, इस्लाम की हिस्ट्री देखा जाए तो वो कौन सा रोज़ चेंज हो रही है,
तो उसको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैटिक वेबसाइट कहलाती है। उसके बाद है डायनेमिक वेबसाइट, ए वेबसाइट विच रिक्वायर रेगुलर अपडेट्स इन शॉर्टर इंटरवल सच एज वेदर फोरकास्ट न्यूज़। ऐसी वेबसाइट जिसको रेगुलरली अपने अपडेट करना है, वेदर की वेबसाइट है उसको बार बार अपने अपडेट करना है, वेदर तो हर वक्त तब्दील हो रहा है, न्यूज़ भी डेली बेस पे अपडेट हो रही है, तो न्यूज़ की ये ऐसी वेबसाइट को डायनेमिक वेबसाइट कहते हैं जो रेगुलर बेस पे अपडेट हो रही होती है। आगे तीसरे नंबर पे जो पढ़ेंगे वो है ई कॉमर्स, वेबसाइट विच ऑनलाइन सेल और परचेज फीचर दैट इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ऐसी वेबसाइट जिसमें सेल और परचेज का काम हो, जिसमें पैसों को ट्रांजैक्शन हो, वो आपके पास ई कॉमर्स की वेबसाइट कहलाती है। जैसे दराज है या ऑनलाइन कुछ भी आप बाई करते हैं तो वो आपका ऑनलाइन वेबसाइट में आता है, ई कॉमर्स वेबसाइट में आता है। ये 3 तरह की वेबसाइट है। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, 3 टाइप्स ऑफ वेबसाइट है, इनको आपने एक्सप्लेन करना है, स्टैटिक, डायनेमिक और ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ये आपका वेबसाइट वाला टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। टॉप टिप इसको भी देख लेते हैं, ये भी इंफॉर्मेशन के तौर पे। इस वेबसाइट सॉफ्टवेयर, क्या कोई भी एक वेबसाइट जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकती है? नो, इसका स्ट्रेट अवे आंसर है नो। ए वेबसाइट इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर, वेबसाइट सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑल दो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट, लेकिन बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल वेबसाइट को बनाने में और डिज़ाइन करने में इस्तेमाल होता है। बट स्टिल इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर, लेकिन इसको सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते ड्यू टू इट्स यूज़र फ्रेंडली फंक्शनैलिटी, क्योंकि इसका यूज़र फ्रेंडली फंक्शनैलिटी होता है। नहीं, यूज़र फ्रेंडली से मुराद है कि इस वेबसाइट को यूज़ करने वाले के लिए काफ़ी आसानियाँ होती हैं, इसमें ईजिली वो यूज़ कर सकता है इंटरेक्टिवली, यानी इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एंड लैक ऑफ ऑफलाइन अवेलेबिलिटी, और उसमें अगर ऑफलाइन है, इंटरनेट नहीं भी है, तो कुछ वेबसाइट जो है वो आप ऑफलाइन भी उसको अवेलेबिलिटी है, उसमें आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये आपके पास अगर सवाल आता है इज़ ए सॉफ्टवेयर, इज़ ए वेबसाइट इज़ ए सॉफ्टवेयर, तो आपने इसका जवाब लिखना है नो, और बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मेरे हाल में पहले 2 पेज आज की वीडियो में काफ़ी हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल के साथ, उस साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि इजीली आप उनको देख सकें, उनके जवाब देख सकें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 5 की लास्ट एक्सरसाइज तक तमाम वीडियोस तमाम क्वेश्चन के साथ मैं अपलोड कर चुका हूं। अब मुझे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, और इसके साथ मैंने खुद भी सोचा है कि अब आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है, या 2.9 में ये होना है, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऊपर जस्ट लिखा होता है फैक्टराइज या सिंपलीफाई या सॉल्व, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो गो के मेरी जो रूटीन की वीडियोस होते हैं उनसे लंबी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा, और अगर आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल दिया होता है तो उसके ऊपर अगर स्टेटमेंट में क्लियर नहीं है कि क्या करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अगर थक जाएं तो रिलैक्स करें और दोबारा बाद में देख लीजिएगा बाकी रिमेनिंग वीडियो। और मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर भी ना हो, मैं इस तरह के जो तरीकाकार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप बोर बिल्कुल भी ना हो। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं।